बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन टाइप्स, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। यानी आज हम जो है वो डिटेल से बात करने लगे हैं जो आलूदगी है और ख़ास करके जो माहौलियाती आलूदगी है, आज हम उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे जो माहौलियाती आलूदगी है इसकी टाइप्स कौन सी हैं, कॉजेज़ क्या होती हैं और इनकी इफ़ेक्ट्स, या उसके बाद फिर हम कंट्रोल मेजर्स की बात करेंगे कि भाई इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में आप देखें सामने कि दुनिया के हमें दो रुख नज़र आ रहे हैं। सामने ग्लोब है और एक साइड पे देखिए वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, क्यों कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, और क्यों दूसरी साइड पे हमें उसके कॉजेज़ दिखाई दे रहे हैं कि कॉज क्या है कि भाई डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, तो उसका एक साइड पे तो हम बिल्ड करते जा रहे हैं लेकिन दूसरी साइड पे हम उसका जो असर है, ठीक है, उसको हम नहीं देख रहे कि वो क्या असरात जो है मुरतब कर रहा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं 14 टॉपिक्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, कि जो पोल्यूशन है, ये जो आलूदगी है, इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आते हैं कुछ और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आते हैं। ठीक है, जब सारी की सारे जो आगे हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर ये कॉजेज़ मौजूद होंगे। हर एक के अंदर प्राइमरी कॉज भी मौजूद होगा उसका और सेकेंडरी कॉज भी मौजूद होगा। अब देखिए प्राइमरी कॉज के अंदर क्या है कि अब ये जो इस साइड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे प्राइमरी कॉज हैं। गाड़ी है तो उसका धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज़ हैं तो उसका धुआं है। ठीक है, एक तो ये कॉज बन रहा है प्राइमरी। इसी तरह से वोल्केनो इरप्शन है तो ये है। अब जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्साइड्स हैं। इसी तरह से फिर क्या होता है कि जब ये पानी के साथ जो है इनका रिएक्शन होगा या इनका आपस में जो है रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा जी, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमें बनते दिखाई देंगे जो कि ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो दोनों ही जो है ऑलमोस्ट कॉज बनते हैं, क्या करते हैं जी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आती है जी वो एयर पोल्यूशन है, यानी कि हवा की जो आलूदगी है वो हमारे पास है सबसे पहले। अब जो हवा की आलूदगी, अगर हम इसकी बात करें कि हवा आलूदा क्यों होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। ठीक है, या इनको हम कहेंगे सोर्सेज, कि भाई एयर पोल्यूशन जो है, हवा की जो आलूदगी है, इसके सोर्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर इसका जो है वो नेचुरल सोर्स है, दूसरा जो है वो इंसानी सोर्स है, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अब अगर बात करें नेचुरल सोर्स की, कि भाई नेचुरली जो है हमने देखा कि कैसे जो है वो नेचुरली क्या वजह बनती है कि हवा आलूदा होती है। तो देखिए सबसे पहले उसके अंदर कॉमन काज है वोल्केनो इरप्शन का, कि जो आतिशफिशां हैं जब वो फटते हैं, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, आतिशफिशां फटने का, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होता है कि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा होती है। इवन एक आतिशफिशां अगर फटता है तो उससे ऑलमोस्ट 1500 जो है वो एटम बम जो हैं इतना ज़्यादा असर पैदा होता है, और कई दिनों तक जो है वो वहाँ नीचे सूरज की लाइट नहीं पहुँच पाती, इतना ज़्यादा जो है वो वोल्केनो इरप्शन ख़तरनाक है। तो आप अंदाज़ा कर लें इसका कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इसी तरह से जो गैसेज़ हैं, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, ये नेचुरली मौजूद हैं। इसका मतलब ये भी जो है वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद फॉरेस्ट फायर है। अब यहाँ पे भी देखें फॉरेस्ट फायर के एक ह्यूमन कॉज भी है, लेकिन जो नेचुरल कॉज है उसके नतीजे के तौर पे आपने देखा जब बिजली पड़ती है जंगलात के ऊपर तो क्या होता है जी, जंगलात को आग लग जाती है। अब जब आग लगती है तो उसके नतीजे के तौर पे बर्निंग का प्रोसेस है, तो वो सारे का सारा धुआं कहाँ जा रहा है, कार्बन हवा में जा रही है। तो ये नेचुरल कॉजेज़ हो सकते हैं। अच्छा, इंसानी कॉजेज़ के अंदर बात करें तो वो क्या है जी, उसके अंदर सबसे पहले कंबस्चन है, यानी ये जो हम आपको सामने यहाँ दिखाई दे रहा है कि इंसान की वजह से जो जलने के प्रोसेस की वजह से जो है वो हवा गंदी होती है। क्योंकि जब जलने का प्रोसेस है तो उसके दौरान क्या हो रहा है जी, कार्बन जो है वो पैदा हो रही है, तो कार्बन सारी की सारी हवा के अंदर जा रही है और हवा को जो है वो पोल्यूट कर रही है। जितना भी जलने का प्रोसेस है, चाहे वो गाड़ियां हैं या चाहे वो जो है ना इंसानी या फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ से भी है। इसी तरह से फैक्ट्रियों का जो धुआं है वहाँ से जो कुछ निकल रहा है, ये सामने आप देख लें चिमनियाँ आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरा दिन जो है ये चलती हैं और 7 डेज़ चलती हैं। इसके अलावा जो है वो पूरा का पूरा साल 365 डेज़ चलती हैं साल के अंदर। तो ये पूरा साल जो इतना ज़्यादा जो पोल्यूट करती हैं, तो ये कहाँ जाता है धुआं, ये सारे का सारा धुआं जो है ये हवा के अंदर ही जाएगा और हवा को गंदा करेगा। उसके बाद माइनिंग ऑपरेशंस हैं। आप देखें माइनिंग ऑपरेशंस में सबसे मेजर अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस की, कि ऑयल एंड गैस जो है वो हर टाइम पे जो है वो एक्सप्लोर हो रही है, वेल्स बन रहे हैं तो वहाँ पे खुदाई का प्रोसेस है। इसी तरह से जो कोयले की कानें हैं उनकी जो माइनिंग हो रही है उसके नतीजे के तौर पे कितना ज़्यादा जो है वो हवा जो है वो गंदी हो रही है। तो ये जो है वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं हमारे पास या कॉजेज़ हैं।
अब अगर बात करें कंट्रोल मेजर्स की कि भाई किस तरह से जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो कंट्रोल में देखिए, अब कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया जो है वो ग्रोथ कर रही है, ऐसा ही है। तो जब ग्रोथ कर रही है तो ऑब्वियसली चीज़ें भी बढ़ेंगी, तो उसका सिंपल क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं किया जा सकता। सबसे पहले है सोर्स कंट्रोल। सोर्स का मतलब क्या है कि अगर ये एक जगह पे एक चिमनी है, ये आपके सामने जहाँ पे है, तो यहाँ से निकल रहा है, तो उसका मतलब अगर हम यहाँ पे जो है वो प्लांट लगाते हैं कि भाई चिमनी के अंदर जो धुआं जा रहा है वो धुआं यहाँ पे तो गंदा जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ से आगे फ़िल्टर होके निकले, तो जब हवा में जाएगा तो वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा, या वो साफ़ एयर होगी हमारे लिए। इसलिए सोर्स कंट्रोल, जहाँ पर जो चीज़ें निकल रही हैं आलूदगी की हवा के अंदर, वहीं से उसको कंट्रोल करें। इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो कि फैक्ट्रियों के अंदर यूज़ की जा रही है, जैसे फैक्ट्रियों के अंदर उनकी मशीनरी है या गाड़ियाँ ख़ास करके हैं, तो आपने देखा जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो कितना ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, ठीक है, उनको हम बेहतर करें ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं। अच्छा, इक्विपमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ को जो है वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, और ख़ास करके लेजिस्लेशन जो है वो ऐसे कानून बना सकते हैं, फैक्ट्रीज़ के लिए बने हुए भी हैं, लेकिन उनके ऊपर क्योंकि आपको पता है अमल दरामद उस तरह से नहीं होता, तो अगर वहाँ पे सख्ती की जाए तो ऑब्वियसली सोर्स कंट्रोल ज़रूर होगा। यानी सबसे जो मेजर जो हम देखते हैं कंट्रोल के अंदर, तो वो क्या है, सोर्स कंट्रोल ही है कि भाई उसे हवा में छोड़ने से पहले जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए। तो एयर पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पे हमारे पास है जी वाटर पोल्यूशन। ठीक है जी, वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें तो वाटर पोल्यूशन क्या है, यानी कि पानी की आलूदगी। अब पानी की आलूदगी हम जानते हैं कि इस टाइम पे जो पानी है जो हम पी रहे हैं, हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वो पानी जो है वो साफ़ है, क्योंकि हर जगह गंदा पानी मौजूद है, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि पानी सारे का सारा गंदा है। तो उसके अंदर हमारे पास जो टाइप्स हैं, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है, ठीक है जी, जो कि डायरेक्ट जो है एक पॉइंट से आके तो पानी के अंदर शामिल हो रहा है, वाटर के अंदर शामिल हो रहा है। दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स है, जो कि है तो कहीं और पे, लेकिन वहाँ से लिंक करता हुआ दोबारा से उसी दरिया के अंदर शामिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि ये पॉइंट सोर्स है इस जगह पे। ठीक है, पॉइंट सोर्स क्या है, ये पीछे फैक्ट्री लगी हुई है, इस फैक्ट्री से यहाँ से ये निकला इसका पाइप और ये पानी के अंदर, चलो जी बस छोड़ दिया, इस फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो ये सारे का सारा अब जो है पानी को गंदा करेगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख लें जी, ये सारे का सारा पानी के अंदर छोड़ दिया, अब कोई परवाह नहीं कहाँ जा रहा है, तो ये दरिया सारे का सारा गंदा हो गया, पानी का पूरा। इसके अलावा नॉन पॉइंट सोर्स क्या है कि जो डायरेक्ट जो है वो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो शामिल इसी के साथ होता है। अब ये जो रूरल एरियाज़ के होम्स है, यानी हमारे घरों का पानी कहाँ जाता है, आप बताएं, सारे का सारा जो है वो कहाँ शामिल होता है, एट दी एंड जाके बड़े दरिया के अंदर ही शामिल होगा। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी गंदगी पानी के अंदर शामिल हो रही है वो कहीं ना कहीं से जो है वो ट्रैवल करती भी इसी दरिया के अंदर, यानी कि कोई बड़ा दरिया है उसी के अंदर शामिल होगी, और वहाँ से समंदर के अंदर, क्योंकि दरिया तो समंदर में मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके सारी की सारी शामिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास है। इसी तरह से सरफेस वाटर पोल्यूशन है हमारे पास, जो ये जो ज़मीन है हमारे पास, इस ज़मीन के ऊपर जो गंद फैल रहा है, ये जो है धुल के सारे का सारा जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, अब ये सारे का सारा धुल के यहाँ पे भी शामिल हो रहा है। इसी तरह से ये जो पानी है, ये हमारे जो पीने का पानी है ज़मीन के अंदर जो है, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो केमिकल्स शामिल हो रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है वो पीने का पानी भी, जो ग्राउंड वाटर है, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं जी इसके सोर्सेज़ की, तो ये इसके सोर्सेज़ में क्या है, हमारे पास सीवेज है सबसे पहले, कि जो म्यूनसिपल जो है वो वेस्ट है पानी का सारा जो हमारे घरों से जो है वो निकलता है, घर हैं, दुकानें हैं, जहाँ पे भी हम गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं। एक घर के अंदर आप देखें हर रोज़ का, डेली का आप अगर अंदाज़ा करें तो डेली कितना पानी वहाँ पर जो है वो कंज्यूम हो रहा है। बर्तन धोए जा रहे हैं, चिकनाई है सारी की सारी, ऐसा ही है। और बाकी जो सारे का सारा पानी है वो कहाँ जा रहा है, कि हम घर के अंदर रखते हैं तो वो घरों से तो बाहर ही भेज रहे हैं, तो बाहर कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं तो शामिल हो रहा है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे 80% तो यही है सब सारे का सारा गंद, कि कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है ना, ऐसा ही है। सरफेस रन ऑफ्स हैं, जो बारिश की वजह से जो है वो ज़मीन के ऊपर जो गंद है वो सारे का सारा धुलेगा, पानी के अंदर शामिल हो जाएगा। जो गंद बना हुआ है पानी के ऊपर, ये आप देख लें सारे का सारा ज़मीन के ऊपर धुल के पानी में ही शामिल होगा। इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ को ये आप यहाँ पे देखें, ये पाइप आया हुआ है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने पानी में छोड़ दिया, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कितने केमिकल्स हैं और वो सारे के सारे केमिकल्स पानी के अंदर शामिल हो रहे हैं, और वो फिर मज़ीद पानी के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो ज़राअत है उसमें जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो यूज़ किए जा रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो कितने ख़तरनाक हैं। ऐसे ये पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं पेस्टिसाइड्स। अब वो क्या है,
अब वो सारे का सारा जब बारिश होगी तो क्या होगा, धुलेगा। अब बारिश के साथ धुल के कहाँ जाएगा, पानी के अंदर जाएगा, ऑब्वियसली मेन सोर्स के अंदर चला जाएगा। रेन वाटर रन ऑफ्स हैं, बारिश का पानी जो है सारे का सारा जो कुछ बचा हुआ है उसको धो धा के अपने साथ लेके आ जाएगा। अब जैसे कि कराची के अंदर बारिश हुई, पानी जमा हुआ, तो क्या वो साफ़ पानी था, उसके अंदर क्या क्या शामिल था, ठीक है। अब बात करते हैं इनके असरात की, इनके इफेक्ट्स यानी क्या हैं, क्या असरात हैं। तो असरात में देखिए सबसे पहले थर्मल पोल्यूशन है, यानी पानी इटसेल्फ जो है वो गंदा हो रहा है। ऐसा ये पानी कहीं पे भी है तो वो गंदा हो रहा है सारे के सारे वाटर पोल्यूशन की वजह से। अच्छा, मरीन पोल्यूशन है, समंदर के अंदर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। आप देखें जो समंदर के अंदर की ज़िंदगी है वो कितने ख़तरे में जा चुकी है। इसी तरह से ग्राउंड वाटर है, जो हमारा पीने का पानी है उसके अंदर शामिल हो रहा है। इसका मतलब पीने के पानी के अंदर शामिल हो रहा है तो हमारी जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है वो। इसी वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गंदे पानी का, यानी पानी का साफ़ पानी मैसर नहीं है और उसी वजह से हेपेटाइटिस की जो है वो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं बहुत ज़्यादा। हर तीसरे बंदे को हेपेटाइटिस है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्यों कि पानी वहाँ पर साफ़ मैसर नहीं। अच्छा, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको, या कम कैसे किया जा सकता है, उसमें सबसे पहले केमिकल ट्रीटमेंट है। देखें केमिकल ट्रीटमेंट क्या है कि जहाँ पे जिस फैक्ट्री से निकल रहा है वहीं पे फैक्ट्री के अंदर अगर प्लांट लगा हुआ है तो वो प्लांट क्या करे, केमिकली वहाँ से पानी को साफ़ करे, उसके बाद पानी को वहाँ पे बाहर जो है जहाँ पे भी उसने डंप करना है वो करे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसके ऊपर ख़र्चा है तो बात सीधी सी है कि ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी, जब तक सख्ती नहीं की जाएगी इन फैक्ट्रीज़ वालों के साथ, तब तक इन्होंने ऐसा नहीं करना। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैं, ये आपके सामने एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड बना हुआ है कि इसमें क्या है कि पानी को जो है वो आप एक पॉन्ड के अंदर जो है वो तालाब के अंदर जमा करें, ठीक है, उस तालाब के अंदर जमा करें और फिर वहाँ पे जो है सनलाइट और बैक्टीरिया की मौजूदगी में जो है वहाँ पे वो पानी साफ़ होगा कि सब कुछ गंद जो है वो नीचे बैठेगा, उसके बाद जो है वो पानी कुछ साफ़ होगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये पूरे का पूरा जो म्यूनसिपल जो गंद जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, देखिए कहीं पे इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही, ये पूरे का पूरा जो है वो जाता है और समंदर में शामिल हो जाता है, पूरे पाकिस्तान का या जहाँ पे भी जो है जिस पे मुल्क का इशू है तो हर जगह पे शामिल हो रहा है। तो अगर ये पूरे का पूरा कहीं जो है वो एक जगह जाए, एक जगह जाके इसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, प्रोसेस हो, तो उस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे जहाँ पे जमा हो रहा है वहाँ पे इसको जो है वो ट्रीट किया जाए, साफ़ किया जाए, फिर छोड़ा जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी कॉस्ट है। अच्छा, इसके अलावा लेजिस्लेशन, सख्त कानून साजी की ज़रूरत है और सेप्टिक टैंक्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सेप्टिक टैंक्स भी इसी तरह के हैं, ये जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैं कि वहाँ पे भी जो है वो गंद जमा हो जाए और वहाँ से साफ़ पानी जो है वो ऊपर से निकले, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको कुछ किया जा रहा है, कुछ फॉलो किया जा रहा है, अदरवाइज़ जो है वो कहीं पर भी फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की कि भाई सॉइल पोल्यूशन या ज़मीनी आलूदगी जो है वो क्या है। तो अब देखिए सॉइल पोल्यूशन या ज़मीन के ऊपर जो गंदगी है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम साथ में सॉलिड वेस्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सॉइल पोल्यूशन क्या है, ज़मीन के ऊपर आप ये देखें सारे का सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी को सारे का सारा गंदा कर रहा है, या ऊपर की जो सरफेस है इसको बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा है। ये हमारे शहरों के हालात हैं इस तरह के, ये आप देख लें, ये हालात बने हुए हैं, इससे भी ज़्यादा बुरे हैं ये तो फिर भी कहीं कम नज़र आ रहे हैं। हर घर के आगे या हर मोहल्ला जो है वो मोहल्ला सारे का सारा उसने एक डंपिंग साइट बनाई हुई है, एक ड्रम रखा हुआ है, लेकिन उस ड्रम के अंदर अब वो पहले से ही कचरे से भरा हुआ है, ठीक है। और क्या किया जा रहा है, उसकी साइडों पे पूरा जो एरिया है वो सारे का सारा जो है वो डंपिंग साइट बनी हुई है, सारा गंद वहाँ पे फेंका जा रहा है, शॉपर फेंके जा रहे हैं, वो पूरे का पूरा एरिया ही जो है सांस लेने काबिल नहीं और बीमारियों की जो है वो जगह बनी हुई है। कॉजेज़ क्या हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास सॉइल पोल्यूशन में। सबसे पहले अब ये देखिए यहाँ पे जो है स्प्रे हो रहा है, अपनी ज़ाहिर बात है फसलें हैं तो फसलों को प्रोटेक्ट करना है या उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा करनी है, तो ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे स्प्रे करना पड़ेगा। तो वो सारे का सारा स्प्रे क्या होगा, अब बारिश होगी तो ज़मीन के अंदर जाएगा सारे का सारा, इसका मतलब ज़मीन जो है वो वहाँ पर मिट्टी गंदी हो रही है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं दोबारा से, ठीक है जी, माइनिंग की जा रही है, उससे पूरी पूरी ज़मीन की हालत जो है वो चेंज की जा रही है। पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी बात आबादी है। अब पूरी दुनिया की आबादी देखें तो 8.4 बिलियन है, यानी 8.4 अरब की आबादी है। तो ये 8.4 अरब की आबादी हर रोज़ का अगर एक शॉपर भी जो है वो फेंकती है या एक भी जो है वो कोई टुकड़ा गंद का फेंकती है ज़मीन के ऊपर, तो वो कहाँ जा रहा है सारे का सारा। इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जिस तरह इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे जो है वो आलूदगी बढ़ रही है ज़मीन की, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अपने सारे का सारा गंद जो है वहीं फेंकती हैं। सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट के तौर पे जो है हम क्या करते हैं कि सारे के सारे डंपिंग साइट जैसी मैंने कहा कि बनाई हुई हैं, तो वो बज़ाहिर एक एरिया से बाहर हम कहते हैं कि फेंक रहे हैं, ये डंप हो रहा है, लेकिन वो इट्सेल्फ जो है वो गंद कर रहा है। वहाँ पे
पे आलूदगी। अब ये देखिए ना, ये क्या है, यहाँ पे कहीं पे आके फेंका ही गया ना, कि एक ढेर बना हुआ है, इस ढेर के ऊपर फेंका जा रहा है और ये ढेर जो है ये खुद जो है वो गंदगी बन चुका है। तो ये कॉज बन रहा है सॉइल पोल्यूशन का। इसके इफेक्ट्स क्या हैं कि ज़मीन खुद जो है वो आलूदा हो रही है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन पैदा हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, आप देख लें कितनी बीमारियां हैं। जितना ये डेंगू या मलेरिया वगैरह होता है, ये डेंगू मलेरिया के मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, यहीं पे पैदा हो रहे हैं उसके नतीजे के तौर पे। वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, वाटर पोल्यूशन पैदा हो रही है कि जब बारिश होगी तो बारिश में क्या होगा कि ये सारे का सारा कितने डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे केमिकल्स क्या होंगे, धुलेंगे पानी के अंदर, साफ होंगे ना, धुल के कहाँ जाएंगे, धुल के वो पानी के अंदर शामिल होंगे दरियाओं के थ्रू, तो पानी के अंदर शामिल होंगे तो वो सारे के सारा आलूदगी बनेगी। अब कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, डंपिंग साइट्स होनी चाहिए, प्रॉपर डंपिंग साइट्स। एक तो ये डंपिंग साइट आपको जो नज़र आ रही है, ये डंपिंग साइट नहीं हो, ऐसा नहीं है कि शहर से बाहर गए, ये शहर से बाहर का एरिया है, यहाँ डंप करना स्टार्ट कर दिया, भाई वो डंपिंग साइट नहीं, प्रॉपर डंपिंग साइट हो, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं इनसे, और ये एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोसेस हो भी रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये काम हो रहा है, लेकिन जो गरीब मुल्क है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कम पैमाने के ऊपर। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम को बताया जाए ताकि जगह जगह कूड़ा वो ना फेंकें। आप देखिए हर जगह जिसको आता है वो फेंकता है, गाड़ियों में से चलते हुए फेंक रहे हैं, कोई परवाह नहीं। अच्छा, रिसाइकलिंग का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो कुछ फेंका जा रहा है रिसाइकिल किया जाए, और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो भी रहा है। और जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे ये उस तरह से नहीं हो रहा और सब कुछ वहीं पड़ा रहता है। और सख्त किस्म की लेजिस्लेशन की ज़रूरत है ताकि जो है वो लोग कंट्रोल करें और जो इदारे हैं फेंकते हैं वो इसको कंट्रोल कर सकें सॉइल पोल्यूशन को। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे नॉइज़ पोल्यूशन है हमारे पास। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है जी, आवाज़ की आलूदगी। आवाज़ यानी कि हर वो आवाज़ जो कि आपको बुरी लगे, आपको इरिटेट करे, आपको अनॉय करे, वो क्या है, वो सारी की सारी जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन में शामिल होगी। अब नॉर्मल जो साउंड है, साउंड का लेवल क्या होना चाहिए डे में और नाइट में, जो यूएन ने दिया हुआ है वो क्या है जी, डे के अंदर 45 डेसिबल जो है वो साउंड होना चाहिए, और नाइट के अंदर 35, क्योंकि वो सुकून का टाइम है तो ये डे और नाइट में होना चाहिए। फिर इसके अलावा आगे क्लासिफिकेशन है इसकी कि भाई जो कमर्शियल एरियाज़ है वहाँ पे क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो घर हैं जहाँ पे, वहाँ पे कैसा होना चाहिए। तो उसमें हमारे पास कॉजेज़ क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के, सबसे बड़ा कॉज है ट्रांसपोर्ट का, ऐसे ही है। अब ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा, अब ये देखें, ये ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे रेलवे है या किसी भी तरह का है, गाड़ियाँ हैं, वो सारे का सारा इतना ज़्यादा जो है वो शोर हो रहा है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो पूरे का पूरा, वहाँ पे मशीनरी चलती है तो बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट होता है वहाँ पे। इसी तरह से डोमेस्टिक नॉइस जो है अब हमारी एक आदत बन चुकी है शोर करने की, ठीक है, तो वो सारे का सारा, यानी कि ये मेजर कॉजेज़ बन रहे हैं इसके अंदर। इनडोर सोर्स भी है, आउटडोर सोर्स भी है, जहां हम मौजूद है वहां पे भी शोर है, ठीक है, और बाहर जाएं तो वहां पे भी शोर मौजूद है। अभी मैं वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप देखें इस रिकॉर्डिंग के दौरान भी आपको बैकग्राउंड के अंदर क्या है जी, बैकग्राउंड के अंदर आपको शोर सुनाई दे रहा होगा किसी न किसी तरह का, कभी क्या गुजर रहा है, कभी क्या। तो ये क्या है, अभी जैसे जो है वो आइसक्रीम के बाहर आवाज़ आ रही है कि आइसक्रीम वाला आया हुआ है तो उसकी टूट टूट की आवाज़ आ रही है। अब ये देख लें, अब इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इंडोर हूँ लेकिन आवाज़ फिर भी बाहर आ रही है। इफ़ेक्ट्स की बात करें अगर कि असरात की, तो डेफनेस है, यानी कि हम बहरे हो सकते हैं, हम जो है इससे परेशान हो सकते हैं। सबसे बड़ा कॉज यही है कि हम परेशान हैं, और नतीजे के तौर पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। इल टेम्पर यानी कि हम में जो बर्दाश्त है उसकी शदीद किस्म की कमी पैदा हो रही है, क्योंकि जब दिमाग के अंदर शोर जाएगा पूरा दिन, वो लोग जो काम करते हैं बाज़ार के अंदर, ठीक है, ऐसी जगहों के अंदर जहाँ पे जो है कमर्शियल एरियाज़ हैं, तो जब वो शाम को वापस आते हैं तो कितने चिड़चिड़े हुए होते हैं, वो अपने घर वालों से ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो कंट्रोल है ख़ुद के ऊपर बहुत कम हो चुका होता है, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे किया जाए, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, कि भाई इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको पाबंद किया जाए कि भाई आप जो है अपना शोर इस इंडस्ट्री के अंदर रखो, और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए कि वो जो है शोर से, क्योंकि उनकी भी तो पीछे फैमिलीज़ हैं, वो भी शोर सुन के घर जाएंगे तो घर के हालात क्या होंगे फिर। अच्छा, इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, ख़ास करके फटे हुए हॉर्न है, साइलेंसर्स वगैरह हैं, उनको चेंज किया जाए, उनके ऊपर जो है वो बैन लगाया जाए ताकि जो है वो शोर कम हो सके। साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनाई जाएँ कि घरों के अंदर एटलीस्ट बाहर का शोर ना आ सके, और पब्लिक अवेयरनेस पैदा की जाए कि भाई जो आप शोर करते हो, ठीक है, इसको कंट्रोल करो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट का,
कि सॉलिड वेस्ट क्या है, ये जितना जो कचरा है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, जो सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद है, हार्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, ये सारे का सारा ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इस टाइम पे दुनिया के लिए, ठीक है। अब इसमें टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी सॉलिड वेस्ट की टाइप्स आती हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल है कि जो रिहायशी इलाके हैं, ठीक है, ये रिहायशी इलाके जो हैं ये यहाँ पे सारे के सारा ये गंद फैला रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़ का सारा है, म्यूनसिपल है। अब ये रेजिडेंशियल और म्यूनसिपल सेम भी हम इन्हें कह सकते हैं। और एग्रीकल्चर जो है सॉलिड वेस्ट है सारे का सारा, कि एग्रीकल्चर से जो फसल बचती है, देखिए सर्दियों के अंदर हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो है वो क्या किया जाता है जी, वहाँ पर उनको आग लगाया जाता है, बर्न एंड स्लैश फार्मिंग भी उसे कहा जाता है। तो वो तो आग लगाते हैं, लेकिन वो हवा के अंदर सारी की सारी धुंध 3-4 माह तक जो है वो क्या हालात रहते हैं उसके नतीजे के तौर पे, ठीक है। तो वो सारे का सारा वो जमा हो रहा होता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर की जो बाकी वेस्ट है वो कहाँ जाता है, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट कहाँ जाता है, घरों का जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं हर रोज़ का, अगर एक डस्टबिन हम जो है वो बाहर फेंक रहे हैं तो एक डस्टबिन कहाँ जा रहा है, वो सारे का सारा वो बाहर कहीं जा रहा है, ऐसा ही है। और वहाँ से जो है पूरा मोहल्ला फेंक रहा है, वो कहाँ जा रहा है। अब ये देखिए ये एक डंपिंग साइड है, ओपन डंपिंग साइड है। तो अब यहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं, सारे का सारा यहाँ फेंका जा रहा है, तो यहाँ से कहाँ जा रहा होगा, बारिश के पानी में घुल के दोबारा से जो है ना वाटर पोल्यूशन जो है वो पैदा हो रही है। तो आप अंदाज़ा करें इफेक्ट्स क्या हैं कि आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है इसकी सॉलिड वेस्ट की। और सॉलिड वेस्ट के लिए अब जो है बहुत ज़्यादा इसकी कोशिश की जा रही है, कैसी अप्रोचेस मौजूद हैं किसको कंट्रोल किया जा सके। तो कंट्रोल क्या करना है सॉलिड वेस्ट का, जैसे हमने बात की थी सॉइल पोल्यूशन के अंदर भी, कि भाई अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्रोचेस जो हैं वो अप्लाई की जा रही हैं। सबसे बेसिक अप्रोच क्या है जी, नॉर्मली माना जाता है रिड्यूस की, रीयूज़ की या रिसाइकल की, ठीक है, साथ में रिपेयर भी है और रिफ्यूज़ भी है। तो ये बेसिक जो है ना रिड्यूस यानी कि 3R फार्मूला इसको नॉर्मली जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे 5R है लेकिन 3R फार्मूला जो बहुत ही बेसिक है कि भाई आप उसको रिड्यूस करें, आपका उसका जो इस्तेमाल है उसको क्या करें, कम कर दें। आप उसके इस्तेमाल को कम करें, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको रिपेयर करें, उसको फेंक ना दें, बल्कि अगर ख़राब हो गई है तो उसको दोबारा से ठीक करके इस्तेमाल करें, ठीक है। और थर्ड पे क्या हमारे पास है जी रिसाइकल, उसको दोबारा से जो है वो यूज़ करने के लिए रिसाइकल करें और कोई नई चीज़ उससे बनाएं। तो ये अप्रोचेस जब यूज़ होंगी तो ये सॉलिड वेस्ट जो है वो कहीं जाएगा। और ये जापान के अंदर या चाइना के अंदर या यूके और यूएस के अंदर जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे ये अप्रोचेस जो हैं वो अपनाई जा रही हैं, ख़ास करके रिसाइकल की, ठीक है। रिसाइकलिंग से क्या क्या बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत कम है। कराची के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ फॉलो हो रहा है कि एक आध कंपनी मौजूद है जो घरों से कूड़ा करकट जो है वो ख़रीदती है और उसको फिर जो है आगे जाके यूज़ करती है। इसके अलावा आप देखिए जी बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, उससे जो है वो बनाया जा सकता है, खादें बनाई जा सकती हैं। अच्छा, इंसिनरेशंस हैं, जो चिमनियाँ हैं उनसे उनको में नॉर्मली यही जो प्रोसेस है फॉलो किया जाता है पाकिस्तान के अंदर या तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, इनको जला दिया जाता है, ठीक है, कि जब तक वो मौजूद है उनको जला दो चिमनी के अंदर डाल के। इसी तरह से वेस्ट ब्यूरिड लैंडफिल्ड्स हैं, ज़मीन के अंदर ऐसी जगह बनाई हुई हैं जहाँ पर जो है वो उसको ज़मीन के अंदर जो है डंप किया जाता है ताकि वो खाद बन सके, या फिर वैसे उसको डंप कर दिया जाता है। ओपन डंपिंग, ये ओपन डंपिंग ही आपको दिखाई दे रही है कि सामने दिखाई दे रहा है, एक साइड सेलेक्ट की भी है, वहाँ पे जाके बस ढेर लगाते जाओ, गंद बनता जाए, वहाँ पे कोई परवाह नहीं। फिर नेचुरल प्रोसेस है। अब देखिए अब वेस्ट के अंदर हमारे पास प्रोसेस है जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तान के अंदर भी किसी लेवल पे यूज़ हो रहा है कि सबसे पहले आपने अगर प्रॉपर जो है डंपिंग की है उसकी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, या म्यूनसिपल वेस्ट जहाँ पे जाता है, तो म्यूनसिपल वेस्ट के अंदर आप वहाँ उसको डालते हैं तो वहाँ से कलेक्ट होता है। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ भी इतनी ओवरफ्लो की भी होती हैं कि वो सारे का सारा रोड पे साइडों पे वहीं पे गिर जाता है, जाते जाते ही जो है ना भाई गाड़ियों की तादाद ज़्यादा कर लें, क्या कहा जाए। तो यहाँ से ये जाएगा, फिर क्या होगा जी, प्लांट के अंदर जाएगा, उस प्लांट से प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद फिर वो क्या होगा जी, फ्यूल के तौर पे, गैस के तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, यानी एनर्जी के तौर पे किसी न किसी तरह से वह जो है यूज़ हो सकेगा सॉलिड वेस्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी डिफॉरेस्टेशन की, कि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन क्या है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात का कटाव। आप देखिए कितनी तेज़ी से जो है वो जंगलात जो है वो काटे जा रहे हैं। अब जंगलात का कटाव हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है 21वीं सेंचुरी का, क्योंकि देखिए दुनिया बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रोथ कर रही है। तो जब दुनिया तेज़ी से ग्रोथ कर रही है तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो अब जब ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, तो फिर क्या है, फिर जंगलात की तो शामत आनी है कि वो जो जंगलात पहले मौजूद थे, पहले तो सारे का सारा जंगल ही था, ऐसे ही फिर करते करते अब देखिए शहर बने हैं। तो अब उसमें हमारे पास कॉजेज़ क्या आते हैं। सबसे पहला कॉज है पॉपुलेशन यानी कि आबादी।
आबादी जो है वो मैंने पहले भी कहा 8.4 बिलियन जो है वो बढ़ चुकी है। तो 8.4 बिलियन की आबादी है तो उसकी नीड्स भी उतनी ही ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, उतनी ज़्यादा जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो ऑब्वियसली फिर उतने ही ज़्यादा जंगलात काटे जाएंगे। एग्रीकल्चर की नीड बढ़ रही है, आबादी है तो अब देखिए ये नीड इसके नीचे आ रही हैं। आबादी है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा चाहिए क्योंकि फूड ज़्यादा चाहिए ना। अब जब फूड ज़्यादा चाहिए तो एग्रीकल्चर ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर के लिए क्या है, जंगलात को काटना पड़ेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा। फ्यूल वुड्स हैं जलाने के लिए जो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन है, शहर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं, तो जैसे जैसे शहर एक्सटेंड होंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे कटाई करेंगे वो, तो वो वहाँ पे घर बनेंगे। इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ऐसा ही है। अब इंडस्ट्रीज़ शहर से बाहर लगती हैं, तो शहर से बाहर जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, यानी जंगलात हैं उनको काटा जाएगा, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे भी जंगल के अंदर जाके तेल कहीं निकला हुआ है या पहाड़ों में, तो वहाँ माइनिंग है, तो सारे का सारा जो है वो जंगलात काटे जाएंगे, रास्ता बनाया जाएगा। वैसे तो माइनिंग हो नहीं सकती। फॉरेस्ट फायर्स हैं और बाकी जो कसर बचती है वो जंगलात के अंदर। आपने जैसे देखा इस साल भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो आग लगी और कितनी बड़ी उसने तबाही की। पाकिस्तान के अंदर हर साल आप देखिए आग लगती है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ है यहाँ पे पहाड़ों पे। अच्छा, इसी तरह से नॉट एफॉरेस्टेशन, इन जंगलात नहीं लगाए जा रहे, शजरकारी नहीं की जा रही, उस वजह से भी, यानी कि एक साइड पर अगर 10 दरख्त कट रहे हैं तो उसके मुकाबले में एक भी नहीं लग रहा। अगर एक लगे तो फिर बात बनती है, अदरवाइज 10 कट रहे हैं तो 10 ही लगने चाहिए। कैश क्रॉप है, यानी कि वही लालच कि भाई हम ऐसी फसलें उगाएं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकें, तो उससे भी क्या है, जंगलात को काटा जा रहा है। कल्टीवेशन की जा रही है हिल स्लोप्स के ऊपर दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन दुनिया के अंदर खास करके चाइना जो है वहाँ पे आप देखें, या बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे हिल स्लोप्स के ऊपर जो है वो लगाई जाती है टी, ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं चाय की पत्ती जो है वो लगाई जाती है। तो वो हिल स्लोप्स के ऊपर कल्टीवेशन हो रही है, उसके नीचे के तौर पर भी जो है जंगलात काटे जा रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो क्या कहते हैं, जो मवेशी हैं उनको जो है उनकी चरागाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं मवेशियों की, उस वजह से जो है क्या हो रहा है जी, ये सारे के सारे डिफॉरेस्टेशन हो रही है। इफेक्ट्स क्या हैं, सबसे बड़ा जो इसका इफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है GHS गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, उनका इमिशन ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अब दरख्तों का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको जज़्ब करते हैं, लेकिन जब दरख्त ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, हवा के अंदर जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा पैदा होंगी, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। उससे क्या होगा, अब दरख्त अगर माहौल को खुशगवार रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करके या हीट को, तो अब क्या होगा, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पैदा होगी। इरोजन का प्रोसेस हो रहा है, ज़मीन सारी की सारी, जब देखें जब फ्लड आते हैं तो अपने साथ कितना कुछ लेके जाती है, क्योंकि वहाँ पे दरख्त की जड़ें होती तो वो ज़मीन को कंट्रोल करती, लेकिन अब फ्लड्स आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसके नीचे के तौर पे इरोजन हो रही है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें कमी आ रही है कि अब पहले परिंदे या जानवर जो थे वो कहाँ थे, वो जंगलात के अंदर थे। अब जब जंगलात ही नहीं हैं तो ये जो परिंदे हैं ये कहाँ जाएंगे। ऐसे ही इनकी जो जगह हैं, इनके जो घर हैं वो कम हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसी वजह से ये एयर पोल्यूशन, हवा के अंदर आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जब जंगलात ही नहीं हैं तो हवा के अंदर आलूदगी कैसे जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। अब सोल्यूशन क्या है, सिंपल सोल्यूशन ये है कि जंगलात लगाए जाएं। जैसे पाकिस्तान में जो है वो ट्रिलियन ट्री जो है वो एक प्रोजेक्ट चला हुआ है कि अगर अल्लाह करे ये लग जाएँ, ट्रिलियन ट्री अगले 5 साल के दौरान इमरान खान साहब लगा दें, तो उससे जो है वो अभी माहौल बेहतर हो सकता है। ऐसे लॉज बनाए जाएँ, बहुत सख्त किस्म के लॉज कि भाई आप जो है वो जंगलात को नहीं काट सकते, बने हुए भी हैं लेकिन उनके ऊपर हम जानते हैं अमल नहीं होता। और मूवमेंट्स चलाई जाएं जंगलात को बचाने के लिए, जैसे चिपकू या एप्को मूवमेंट्स इंडिया के अंदर जो है वो चलाई गई, तो वैसे ही जो है वो मूवमेंट्स जो है दुनिया के अंदर भी चल रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी चलाई जाएं। और UN जो है ख़ास करके अपना रोल प्ले करे इसके अंदर कि भाई वो पाबंद करे हर मुल्कों के, वो इस बात को हर सूरत में जो है मेंटेन करें कि 25% जो है वो वहाँ पे जंगलात होने चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 3% हैं 25% के बजाय, तो आप देखें हम कहाँ पे इस टाइम पे मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जी डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उस ज़रख़ेज़ ज़मीन का बंजर में तब्दील होना जो है उसको कहते हैं जी डेजर्टिफिकेशन। यानी एक ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे पास, ये अब सामने आपको लैंड दिखाई दे रही है, ये लैंड किसी टाइम पे यहाँ पे ये एग्रीकल्चर हो सकता था, ऐसे ही यानी ज़राअत हो सकती थी या यहाँ पे प्लांटेशन हो सकती थी। अब यहाँ पे जो सीजनल चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियाँ या क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़मीन जो है इसके अंदर ये दरारें आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, तो ये ज़मीन बंजर हो चुकी है, ये लगाने के काबिल नहीं रही, यानी काबिल काश्त नहीं रही। अब ये यहाँ पे
काश्त कुछ भी नहीं हो सकता, ये सारी की सारी ज़ाया हो चुकी हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज बहुत है, ठीक है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? डेजर्टिफिकेशन के तकरीबन मिलते जुलते कॉजेज़ हैं इसके, डेजर्टिफिकेशन की और डिफॉरेस्टेशन की। ओवर ग्रेजिंग है, यानी कि चारागाहें बहुत ज़्यादा हैं। ओवर कल्टिवेशन है, बहुत ज़्यादा जब हम लालच करेंगे एक ज़मीन से पैदावार लेने की। एक खेत है, देखिए अगर वो 2 साल हमें फसल दे रहा है तो 1 साल उसे फ्री छोड़ना चाहिए ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है दोबारा से बहाल हो सके। तो हम क्या करते हैं, मुसलसल उसके ऊपर कल्टीवेशन करते हैं और साथ में जो है हम खादें यूज़ करते हैं, तो ज़मीन जो है फिर वो छोड़ जाती है अपना। एक इंसान है, उसको आप अगर गोलियां वगैरह दे के, टैबलेट्स दे के, सिरप्स दे के उसको चलाते हैं तो एक इंसान भी जो है वो फिर जल्दी, ज़ाहिर बात है, उसकी मशीनरी ख़त्म होगी। इरिगेशन है, बहुत ज़्यादा जब पानी हम लगाते हैं या ऐसी जो ज़मीनें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लगता है तो वो क्या होता है, सेम और थोर का वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा कॉज है कि जब जंगलात कटेंगे तो नतीजे के तौर पे नीचे ये नतीजा हमें देखने को मिलेगा। अर्बन एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो शहरों का बढ़ाव है, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये भी डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा कॉज है। क्लाइमेट चेंज जो है, मौसमियाती तब्दीलियाँ, वो बहुत बड़ा मसला जो है वो ला रही हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि कुदरती आफात जो हैं, ये कुदरती आफात भी जो हैं वो बहुत बड़ा सबब बन रही हैं इसका, डेजर्टिफिकेशन का। इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सॉइल की जो क्वालिटी है, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो रही है और काद जो है, फेमाइन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ज़ाहिर बात है खुशहाली बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब एग्रीकल्चर ही नहीं है, जब वहाँ पे ज़मीन ही कम हो रही है, काश नहीं रही, काश के काबिल नहीं रही, तो वहाँ पे उसका नुकसान तो होगा। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है जी? इंप्रूव किया जा सकता है ड्रेनेज सिस्टम को, ताकि पानी जो है वो अगर पक्की नालियों से गुजरे, पक्के पुश्ते जिसको कहते हैं, तो उससे क्या होगा कि साइडों पे पानी जो है वो खेतों के अंदर नहीं जाएगा और वहाँ पे ज़मीन बची रहेगी। रीन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीन्यूएबल एनर्जी ऐसे सोर्सेज यूज़ किए जाएँ जो कि रीन्यूएबल, जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, ताकि हम जो है इसको कंट्रोल कर सकें और जंगलात लगाए जाएँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूट्रिफिकेशन हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक। तो यूट्रिफिकेशन क्या है? सिंपली जो है वो न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा हो जाना पानी के अंदर जो है उसको कहते हैं यूट्रिफिकेशन। अब ये आपको सामने पानी दिखाई दे रहा है, इस पानी के अंदर ये नॉर्मल एल्गी मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा कि जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे इसे, ठीक है, अगर इसको 5 kg मिलने चाहिए थे तो 50 kg मिले हैं इसे, तो नतीजे के तौर पे क्या होगा, ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो एल्गी जो है इसकी, अब ये लेयर आप देखें यहाँ पे बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, तो नीचे यहाँ से सनलाइट कैसे जाएगी और यहाँ नीचे जो अंदर पानी के अंदर जो मौजूद है वो कैसे ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। तो पानी के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी तहें जो हैं अब बनी हुई हैं यूट्रिफिकेशन की, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? उसके कॉजेज़ क्या हैं? फर्टिलाइज़र सबसे बड़ा कॉज है कि अब जो फसलों के ऊपर हम जो स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ क्या होता है, वो धुलता है, धुल के जाएगा कहाँ पे, वहाँ पे जो करीबी पॉन्ड्स वगैरह हैं, दरिया हैं, वहाँ जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे जिसे चाहिए ही नहीं, तो वहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे उन चीज़ों की जो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लैंड पोल्यूशन इसका बहुत बड़ा कॉज है। ज़मीन के ऊपर जितने भी हम चीज़ें फेंक रहे हैं उनसे वो धुल के सारा कुछ जा रहा है, पानी के अंदर शामिल हो रहा है और फिर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो रहे हैं और उस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है। अब इसके नुकसान क्या हैं? देखिए नुकसान क्या है, अगर इसके असरात की बात करें तो सबसे पहला जो मेरीन लाइफ है, समंदर के अंदर की जो ज़िंदगी है, ठीक है, समंदर के अंदर की ज़िंदगी, वहाँ पर अगर एसिड ज़्यादा हो रहा है तो एसिड ज़्यादा होने की वजह से पानी के अंदर वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं। अगर पानी जो है, सनलाइट जो है उसको नहीं पहुँच पा रही, तो सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे लाइफ कैसे पॉसिबल होगी? तो क्या होगा जी, समंदर की लाइफ जो है नुकसानदेह है, पानी की क्वालिटी जो है वो कम हो रही है और ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है डिक्रीज़ हो रही है, इसी तरह से जो कोरल ब्लीचिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देखें इसके नतीजे के तौर पे। तो ये क्या है कि ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कि कंट्रोल कैसे किया जाए जी? सिंपल कंट्रोल ऐसे किया जाए कि जो हम न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह, इनको कम किया जाए, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाएँ। और ये जो इतनी आलूदगी है, अगर इनकी डंपिंग साइट्स बना दी जाएँ कि भाई एटलीस्ट ये पानी में शामिल होने से पहले वहाँ पे जो है इनका प्लांट बना हुआ हो, प्लांट लगा हुआ हो, तो उस प्लांट के थ्रू होके गुजरें ताकि वो साफ़ होके वहाँ पर पहुँचे। आगे बढ़ते हैं और नंबर 9 पे हमारे पास है जी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है जी? ओवरऑल जो है माहौल का गर्म हो जाना, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल यानी कि ग्लोबली जो है गर्म होना माहौल का, मौसम का, ये ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग तो इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 21st सेंचुरी का, क्योंकि नेचुरली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इस टाइम पे
ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रेज हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? एक तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि अब एक चीज़ अगर बनी है तो उसने जो है वो ज़ाहिर बात है उसने डिक्रीज़ भी होना है, उसने पीछे भी जाना है। तो एक तो नेचुरल कॉज है कि सूरज जो है वो हर टाइम पे चमक रहा है। दूसरा जो इंसान उसके अंदर जो चीज़ें ऐड करता जा रहा है उसकी शिद्दत को बढ़ाने के लिए उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो नुकसान हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, कि भाई जब जंगलात ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर क्या होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी। कि भाई जब GHS गैसेस जो हैं उन GHS गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ मौजूद नहीं, तो सारे का सारा एटमॉस्फेयर के अंदर ही जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाके वहाँ स्टक हो जाएगा, हीट जो है वो ज़्यादा होगी। और वो गैसेस, ये जो GHS गैसेस हैं, ये कौन सी गैसेस है? ये वो गैसेस हैं जो सनलाइट जो है वो सूरज की, आप यहाँ पे ये सामने देखें कि GHS गैसेस या खास करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करती है? ये जब सनलाइट है तो सनलाइट के पार्टिकल्स को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अपने अंदर जब एब्जॉर्ब करेगी तो हीट ट्रैप हो जाएगी यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जब हीट एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होगी तो ये जो GHS गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, ये और ज़्यादा जो है वो हीट अप कर देंगी इस पूरे के पूरे सिस्टम को। जैसे एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर कोई वेंटिलेशन अगर है ही नहीं तो नतीजे के तौर पर क्या होगा कि जो छत से गर्मी आ रही है वो सारी की सारी गर्मी वहाँ पर ट्रैप हो जाएगी। तो वहाँ अंदर फिर कैसे जो है वो पॉसिबल होगा? तो क्या हो रहा है जी, वो सारे का सारा हीट ट्रैप हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ है, आबादी बढ़ रही है, उसकी नीड्स बढ़ रही हैं, उस वजह से जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे लिए। अच्छा, माइनिंग जो है, माइनिंग एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया के अंदर आप देखें किस तेज़ी से हो रही है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं जी? ये कॉजेज़ बनती हैं ग्लोबल वार्मिंग का। इफेक्ट्स क्या हैं? कार्बन इंक्रीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और जो नेचुरल कार्बन का साइकिल था वो सारे का सारा जो है वो इफेक्ट हो रहा है इसके नतीजे के तौर पे। तो उससे क्या हो रहा है? उससे गर्मी भी बढ़ रही है, उससे जो है वो डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सीजनल चेंज हो चुकी है। आप देखिए मॉनसून जो है अब जब जाने लगा तो उसने क्या किया जी? कराची के अंदर तबाही कर दी, क्योंकि अब सीजन जो है चेंज हो चुके हैं, गर्मियाँ लेट जा रही हैं, सर्दियाँ कम हो गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है? या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उनकी बढ़ गई है। तो आइडिया हो रहा है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो उसका नतीजा है। अच्छा, डिज़ास्टर्स जो हैं, तबाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज है तो ऑब्वियसली फिर उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप देखिए कितने ज़्यादा फ्लड्स इंडिया के अंदर या पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर जो है वो आए हैं। चाइना के अंदर आप देख लें इस बार कितना ज़्यादा आया। सी लेवल जो है वो राइज़ हो रहा है, उसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई जो मुल्क जो समंदर के अंदर हैं वो तो साइंटिस्ट का ही कहना है कि वो तो डूब जाएंगे। ऐसा ही है। इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पे है जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है इससे, इसलिए पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। पोलर आइस शीट्स जो है वो कम हो रही हैं। जो हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर जो है वो आइस शीट्स मौजूद थी, इस गर्मी की वजह से वो क्या हो रहा है जी? ये क्योंकि ज़मीन को ठंडा रखा हुआ है इन्होंने, तो जब ये अर्थ को ठंडा रखा हुआ है, ये खुद ही पिघल रही हैं, तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे के तौर पे गर्मी बढ़ेगी। ऐसा ही है। इवन हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो ग्लेशियर्स हैं वो कितनी तेज़ी से आप देखें पिघल रहे हैं। फूड चेन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वेटलैंड्स जो हमारी हैं, हमारी जहाँ पे वेटलैंड्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ पे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे जो है वो का पैदा हो रहा है ऐसी सिचुएशन। मैग्रोव्स जो हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। जैसे कि अभी कहा कि कराची के अंदर जो फ्लड आया उसका जो बेसिक कॉज क्या था, वो क्या था जी? वहाँ पे मैग्रोव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं। कि वो जंगलात मैग्रोव्स जो कि समंदर के किनारे पे जो है वो वहाँ पे उगे हुए होते हैं, जो कि समंदर को शहर के अंदर आने से रोकते हैं, तो वो ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह से कोरल ब्लीचिंग है कि समंदर के अंदर आप देख लें इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है जी? कि पूरे का पूरा जो है ना वहाँ पे लाइफ जो है वो इंतहाई जो है वो ख़तरे में जा चुकी है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? फिर वही बात, एफॉरेस्टेशन, यानी कि हमें शजरकारी करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, तब जाके ये कंट्रोल हो सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल, हमें गंदगी जो है, आलूदगी को कंट्रोल करना चाहिए, कार्बन को कंट्रोल करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दुनिया जिसकी तरफ अभी जा रही है, रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए ताकि ये माइनिंग एक्टिविटीज़ और ये जो बर्निंग का प्रोसेस है इसको कंट्रोल किया जा सके। और UN एजेंडा के ऊपर हर कंट्री को जो है वो काम करना चाहिए ताकि जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सके, और UN को भी जो है इस पर मज़ीद काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन हमारा लास्ट टॉपिक है जी। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन यानी कि तेज़ाबी बारिश। अब तेज़ाबी बारिश क्या है कि जो बारिश है उसके अंदर जब पानी, तेज़ाब वाला पानी शामिल हो जाए, एसिड शामिल हो जाए, तो वो तेज़ाबी बारिश है। यानी कि नॉर्मल बारिश है, लेकिन जब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर हमारा मौजूद है उस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा उस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रॉब्लम ये है
कि वहाँ पे केमिकल्स मौजूद हैं। जब वहाँ पे केमिकल्स मौजूद हैं तो उन केमिकल्स के नतीजे के तौर पे जब बारिश वहाँ से होके गुजरेगी तो क्या होगा, वो सारे का सारा अपने साथ इनको धो के लेके आएगी। तो वो सारी की सारी बारिश जब नीचे आएगी तो क्या होगा, वो ऐसे ड्रेन होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, यहाँ पे जो है इनसे गैसेस निकल रही हैं और ये गैसेस जो हैं ऊपर जाके जो है वो कंडेंस हो के जब बारिश बरसाती हैं तो ये सारे के सारे जो रेन है एसिड रेन है। ये ख़तरा क्या पैदा कर रही हैं जी, ये हमारे जो फॉरेस्ट शीट है उसको कम कर रही हैं, ठीक है। यानी कि इसके असरात एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, फसलें तबाह हो रही हैं इससे, फॉरेस्ट शीज जो है जंगलात को तबाह कर रही है ये। इसी तरह से जो बिल्डिंग्स हैं जैसे ताज महल जैसी बिल्डिंग जो है उसको भी ये बहुत बड़ा ख़तरा है, या बाकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जब एसिड रेन होती है तो उनका जो कलर है वो जो है वो उतरता जाता है। तो इसी तरह से वाटर पोल्यूशन है, यानी जो पानी है, अब ये जो एसिड रेन है ये पानी के अंदर शामिल होगा तो फिर क्या होगा। आप यहाँ से इसको देखिए ज़रा पीएच स्केल को, ताकि आपको समझ आए कि ये कहानी क्या हो रही है। देखिए नॉर्मल जो पानी है, नॉर्मल पानी जो हमारे पास है वो क्या आता है जी, प्योर वाटर हमारे पास है, उसका पीएच लेवल है 7, ऐसे ही है। और जो हमारे पास एसिड रेन है उसका पीएच लेवल है 4, ठीक हो गया, एसिड रेन का। तो अब जब यहाँ पे लिखा हुआ है जी 4.2 जब वाटर होगा, इसका पीएच लेवल होगा, तो जो जितनी भी मछलियाँ हैं वो सारी की सारी मर जाएंगी। 4.2 पे कितना ज़्यादा खतरा है, तो वो पानी के साथ शामिल हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब पीएच जो है वाटर का वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके नतीजे के तौर पे पानी के अंदर तेज़ाब शामिल हो रहा है। तो एसिड तो हर चीज़ के लिए ख़तरनाक है, इंसानों के लिए और हैवानों के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, फिर वही बात कि एयर पोल्यूशन जो है उसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे एसिड रेन कंट्रोल नहीं हो सकती। और एयर पोल्यूशन हमने बात की कि कैसे कंट्रोल किया जाए उसको, कि यहाँ से जो धुआं निकले वो साफ़ होकर निकले, इसको पहले ही यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये हवा के अंदर जाएगा। और वैसे ही इसी तरह से कार्बन जो है उसकी इमोशन को कंट्रोल किया जाए कि अब देखिए यूएस हो गया, चाइना हो गया और इंडिया हो गया, ये इस टाइम पे सबसे बड़े जो हैं वो इमिटर्स हैं कार्बन के, कि ये इतना ज़्यादा कार्बन पैदा कर रहे हैं। इनकी नीड्स हैं, अब इंडिया की नीड देखें, चाइना की नीड देखें, यूएस खुद जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकला कि भाई हम इसको नहीं मान सकते। तो अब आप देखिए जब इस तरह की जो है वो बिहेवियर होगा कि भाई अब जब ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ के नतीजे के तौर पर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो पोल्यूशन फैलेगा तो फिर ये सारे का सारा प्रोसेस भी चलेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एंड हो गया जी हमारा पूरे का पूरा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं।